कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसी सत्र 2021-22 से RBSE ने भी NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया है, ये आपको जानकारी है। उसी पाठ्यक्रम के अनुसार जो हिंदी साहित्य या ऐच्छिक हिंदी की मुख्य पुस्तक अंतरा भाग 2 उसका पाठ 1 हम पढ़ रहे थे और पाठ 1 में हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय पढ़ लिया है, देवसेना के गीत का मूल भाव उसकी व्याख्या पढ़ ली है और कार्नेलिया के गीत का मूल भाव भी पढ़ लिया है। आज ये हमारा जो है जयशंकर प्रसाद के व्याख्या संबंधी जो है उस पाठ की व्याख्या संबंधी अंतिम वीडियो है, जिसमें कार्नेलिया के गीत की हम व्याख्या करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कक्षा 12 हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन इस चैनल पर करवाया जाएगा। अब देखिए, ये जो कार्नेलिया का गीत है इसका प्रसंग हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध गीत कार्नेलिया का गीत से उद्धृत है या से लिया गया है। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का एक गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की पुत्री है, जो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम वर्णन कर रही है, भारत की विशेषताओं का यह वर्णन कर रही है। उसके बाद देखते हैं क्या भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कार्नेलिया क्या कह रही है। उससे पहले हम कठिन शब्दों पे देख लेंगे। अरुण, अरुण का मतलब हो गया लालिमा युक्त। मधुमेह, मधुमेह कह सकते हैं रस युक्त या रसीला या मीठा। जहां पहुंच अनजान क्षितिज, क्षितिज का अर्थ देखें, क्षितिज जो शब्द बना है वो बना है क्षिति धन जय, और क्षिति का मतलब है पृथ्वी और जय का मतलब जन्म। अर्थात इसका अर्थ हम देखेंगे ऐसा स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ प्रतीत हो। ठीक है। फिर सरस, सरस का मतलब रस युक्त। ताम्रस, तांबे जैसा लाल रंग, तांबे जैसा लाल रंग। विभा, विभा प्रकाश, विभा किसको कहेंगे? प्रकाश। तरुशिखा पेड़ की डाली। मनोहर सुंदर। छिटकी जीवन हरियाली पर मंगल, मंगल कहते हैं शुभ। और कुमकुम, आप जानते हैं कुमकुम जो रंग होता है जिसे हम कल्याण का प्रतीक मानते हैं, शुभ का प्रतीक मानते हैं और अपने मंगल अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। लघु, लघु कहते हैं छोटा। सूर्यधनु कहते हैं इंद्रधनुष। पंख पसारे शीतल मलय, मलय यानी मलय पर्वत से आने वाली, और समीर कहते हैं हवा।
ठीक है। उड़ते खग, खग कहते हैं पक्षी। जिस ओर मुंह किए समझ नीड़, नीड़ यानी घोंसला। निज, निज यानी अपना, स्वयं का। बरसाती आंखों के बादल, बनते भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत, अनंत कहते हैं अनदन अंत, जिसका या यूं लिख सकते हो अंतहीन। और यहाँ जो ये शब्द आया ये किसके लिए आया? समुद्र के लिए। किसके लिए आया? समुद्र के लिए। हेम कुंभ, हेम यानी सोना कहते हैं, कुंभ यानी घड़ा यानी स्वर्ण कलश कह सकते हैं, स्वर्ण कलश। उषा यानी उषा काल। बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे मदिर, मदिरिया मस्ती में। ऊँगते, आप जानते हैं ऊँगना। रजनी, रजनी भर यानी रात भर। ये कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ आपके लिखे हैं। अब हम इसकी व्याख्या कर देते हैं कि इस कॉर्नेलिया के गीत में कॉर्नेलिया भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए और भारत की जो विशिष्टताएं हैं उनको इंगित करते हुए कह रही है, उनको बताते हुए कह रही है, भारत की विशिष्टताओं का वर्णन करते हुए कह रही है। आपको पता है कि जो ग्रीक शिविर लगा हुआ है सिंधु नदी के किनारे, उस शिविर के पास एक पेड़ के नीचे कॉर्नेलिया बैठी हुई है और उसी वक्त आपके पूर्व दिशा से प्रातःकाल का समय होता है, सूर्योदय होता है और उस सूर्योदय का वर्णन यहाँ कॉर्नेलिया कर रही है। आपको पता है कि जब सूर्य उदय होता है तो भी ताम्रवर्ण लाल रंग का होता है और सूर्य जब अस्त होता है तो भी तांबा यानी ताम्रवर्ण या लाल रंग का होता है। तो यहां पर सूर्योदय का वर्णन है। क्या कह रहे देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा, कि प्रातःकाल सूर्योदय का वर्णन करते हुए कॉर्नेलिया कह रही है कि ये लालिमा युक्त रसीला मीठा देश हमारा है, अर्थात हमारा देश भारत जहाँ सूर्योदय का समय हो रहा है ये लालिमा लिए हुए है और रस युक्त मीठा है। रसीला भारत देश हमारा है, मधुमय देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। यहाँ पर भारत देश की जिस विशेषता का वर्णन किया है वो विशेषता क्या है? वो विशेषता है आश्रयदाता। भारत कौन सा देश है? आश्रयदाता देश है। तो जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जो क्षितिज है जहां आपको पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा क्षितिज वास्तव में मिलता नहीं लेकिन अपने को प्रतीत होता है। उसी के माध्यम से यहाँ ये कवि समझाना चाह रहा है कि उस क्षितिज को जो अनजान है, जिसको हम जानते नहीं हैं, उस क्षितिज को भी सहारा हमारे इस भारत भूमि में, भारत देश में ही मिलता है। अर्थात ऐसी विदेशी जातियां, ऐसे विदेशी लोग जो हमारे परिचित नहीं है, अनजान नहीं है, फिर भी उनको आश्रय देने का काम भारत देश ही करता है। भारत देश ही उन अनजान लोगों को जो है आश्रय देता है। तो यहाँ इस पंक्ति में आप लिखेंगे कि भारत आश्रयदाता देश है। भारत ने कितने ही प्राचीन जातियों, विदेशियों को जो है अपने यहाँ आश्रय दिया था, शरण दी थी। उसी का यहाँ वर्णन है। सरस ताम रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। अब आगे कवि यहाँ वर्णन कर रहा है, कॉर्नेलिया के माध्यम से वो कहलवाना चाह रहा है कि प्रातःकाल जब सूर्योदय हो रहा है तो हम कहते हैं, संस्कृत में भी आपने पढ़ा होगा कि उदेति सविता ताम्र ताम्र, यानी जब सूर्य उदय होता है तो ताम्र रंग का होता है और जब सूर्य की वो किरणें
ताम्र रंग की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो सबसे पहले सुबह सुबह पेड़ों की उन टहनियों से टकराती है, पेड़ों की उन टहनियों पर आती है। फिर जो घना जंगल होता है उससे छन छन करके वो धरती पर आती है। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि रस युक्त तांबे जैसे लाल रंग का प्रकाश, रस युक्त प्रातःकाल सूर्योदय का रसीला तांबे के रंग जैसा लाल प्रकाश पेड़ों की टहनियों से टकराकर छन छन कर धरती पर आ रहा है, धरती की कोख पर या गर्भ में आ रहा है। और उस ताम्र रंग के प्रकाश, जब वो प्रकाश पेड़ों को छू करके निकलता है तो ऐसा लगता है कि नाच रही तरुशिका मनोहर। जो पेड़ों की डालियां हैं वो जैसे नृत्य कर रही है, उस प्रकाश के ऊपर सुंदर नृत्य करती हुई वो प्रतीत हो रही है। यानी कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश लाल रंग का है, वो टहनियों से टकराता हुआ धरती पर आ रहा है। छिटकी जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सर। आगे कवि कह रहा है कि नीचे धरती हरियाली लिए हुए है और उस हरियाली के ऊपर जैसे कुमकुम, आप जानते हैं ये अपने शुभ अवसरों पर जो कुमकुम का जो तिलक लगाते हैं ये काम आता है, एक रंग है। तो कवि आगे कह रहा है कि जब वो प्रकाश धरती पर उगी हुई हरी घास या हरियाली पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कुमकुम बिखेर दिया है। अब यहां इसका दूसरा अर्थ लेंगे कि छिटकी जीवन हरियाली पर, हरियाली यानी खुशियों पर, कि मनुष्य के जीवन की खुशियों पर जैसे किसी ने शुभ कल्याणकारी कुमकुम जो रंग है वो डाल दिया है। जब मनुष्य शुभ कार्य करता, कल्याणकारी कार्य करता तो कुमकुम डालता है। ऐसा ही कवि कह रहा है कि उस हरियाली की जगह पर प्रातःकाल सूर्योदय का जो ताम्र रंग का जो प्रकाश आ रहा है जैसे किसी ने कुमकुम डाल दिया हो, छिटका दिया हो, यानी छिड़कना। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सारे। जो प्रातःकाल की हवा चल रही है वो मलय पर्वत से आने वाली हवा है और इस मलया, आपने वो एक लोकोक्ति भी सुनी होगी कि मलयाचल की बीलनी चंदन देत जराए। अर्थात जहाँ चीज की अधिकता होती है वहाँ उसकी जो है मूल्य को समझा नहीं जाता, वहाँ उसके महत्व को समझा नहीं जाता। तो जो ये मलयाचल की हवा है, ये मलय हवा जो है इसकी तीन विशेषता है। एक तो शीतल होती है, सुगंधित होती है और मंद मंद होती है, धीरे धीरे चलती है। ये मलयाचल पर्वत से आने वाली हवा की तीन विशेषता है। तो प्रातःकाल कवि वर्णन कर रहा है कि प्रातःकाल शीतल मंद और सुगंधित मलय पर्वत से आने वाली हवा चल रही है और उसी हवा के सारे आसमान में अपने पंखों को पसार करके पक्षी उड़ रहे हैं और वो पक्षियों ने उड़ते हुए ऐसी आकृति बना ली है जैसे एक छोटा सा इंद्रधनुष बना दिया हो। बरसात होने के बाद आसमान में एक इंद्रधनुष बनता है, वो बड़ा बनता है। लेकिन कवि यहाँ तुलना कर रहा है कि प्रातःकाल की जो मलय पर्वत से आने वाली हवा है वो शीतल मंद सुगंधित है और उसी के सारे आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं और उन पक्षियों ने अपने पंख इस प्रकार पसार रखे हैं कि उन्होंने एक छोटा इंद्रधनुष बना लिया। उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड निज प्यारा। जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले की तरफ जो उसको प्यारा लगता है वो अपने घोंसले की तरफ मुंह करके उड़ जाता है, उसी प्रकार यहां पक्षी यानी खग का विदेशी जातियों को, बाहरी लोगों को जो हमेशा से यहाँ भारत की तरफ आशा और उम्मीद लिए हुए मुंह करके आ जाते हैं और इस भारत को अपना प्रिय घोंसला समझते हैं, अपना प्यारा घर समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरे विश्व में जिन विदेशी जातियों को, जिन विदेशियों को, जिन बाहरी लोगों को कहीं शरण नहीं मिलती है वो बाहरी लोग यहाँ पक्षी के रूप में हैं और
वो जो है इस भारत को अपना प्यारा घर समझते हैं और वो यहाँ चले आते हैं। और भारत भी चूंकि शरणागत वत्सल है, शरण दाता है, आश्रय दाता है, ये उनको आश्रय दे देता है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, यानी जिस प्रकार बरसात में बादलों से पानी बरसता है, उसी प्रकार यहाँ के भारत के लोग भी उन बरसाती बादलों के जैसे हैं, जो करुणामय हैं, प्रेममय हैं, सहानुभूति रखने वाले हैं, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले हैं, दूसरे के दुख को समझने वाले हैं। इसलिए यहाँ भारत के लोगों की विशेषता बताते हुए कवि कह रहा है, यहाँ के लोग बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, जिनकी आंखों में करुणा का जल भरा हुआ है, अर्थात वो करुणामय हैं, दूसरों को देख करके स्वयं भी उसी प्रकार के दुख का जो अनुभव करते हैं। ऐसे भारत के लोग स्वार्थी नहीं है, वो दूसरों की मदद करने वाले हैं, दूसरों का जो है साथ देने वाले हैं। ऐसे करुणामय, प्रेममय और सहानुभूति का गुण रखने वाले भारत के लोग हैं, जिनकी तुलना, उनके गुणों की तुलना बरसात में बरसने वाले, मतलब जो वर्षा ऋतु में बदलने वाले, बरसने वाले बादलों की बारिश से उनकी तुलना की है कि उनकी आंखों से भी जो है करुणा का जल बरसता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, और यहां आप अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो मैं यहां बना रहा हूं, देखिए भारत की जो स्थिति ये नीचे आपने देखा होगा, तो ये इधर भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर देखेंगे तो ये आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो यहां पुनः कवि ये बताना चाह रहा है, जिसको कहीं भी जो है आश्रय नहीं मिलता है, सहारा नहीं मिलता, वो सारे के सारे भारत की तरफ लौट आते हैं। लहरें टकराती अनंत की, जो समुद्र है उसमें जो लहरें चलती है, उन लहरों को भी कहीं पर भी जगह नहीं मिलता है, उन लहरों को भी किनारा भारत में आके मिलता है, क्योंकि अरब सागर की लहरें इस तट से आके टकराती है, बंगाल की खाड़ी की लहरें इस तट से आके टकराती है और हिंद महासागर की लहरें इस तट से आके टकराती है। कहने का मतलब समुद्र की लहरों को भी किनारा भारत में मिलता है, अर्थात जो व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं पर भी आश्रय नहीं पा सकता है, कहीं सहारा नहीं पा सकता है, उनको सहारा भारत में मिलता है। हेम कुंभले उषा सवेरे बढ़ती डुलकाती सुख मेरे, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए यहां कवि कह रहे हैं कि उषा रूपी नायिका, उषा रूपी जो नायिका है, वो स्वर्ण कलश, सोने के कलश में सुख भर भर करके यहाँ मेरे इस भारत देश में, भारत भूमि पर वो डुलकाती रहती है। यानी कहने का मतलब भारत जो है यहाँ सुखों से परिपूर्ण है। मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी बरतारा, रात को तारे बहुत तेज चमकते हैं, लेकिन जब सूर्योदय का समय होता है तो उनका जो प्रकाश मध्यम हो जाता है, धीमा हो जाता है, उनका जो प्रकाश जाता रहता है। तो कवि ने यहाँ आरोप किया है, उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जो तारे रात भर जागते रहते थे, यानी रात भर जो तारे जाग रहे थे, वो तारे अब मस्ती में ऊँघने लगे हैं। कहने का मतलब उनका जो प्रकाश कम हो गया है, जिसके कारण अब प्रातः काल के समय आसमान में जो तारे नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रात भर जागने के बाद वो तारे अब मस्ती में, आनंद में ऊँघते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अर्ध निद्रा में वो प्रतीत हो रहे हैं, जैसे उनको झपकी आ रही है, जैसे वो सो जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है कि भारत के लोगों में क्या क्या गुण है और किस प्रकार आश्रय देने वाला भारत देश है। अब हम जो है इसमें कौन कौन से जो इसकी विशेषताएं बनेगी, यानी विशेष में क्या क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम विशेष में लिखेंगे कि भाषा संस्कृत निष्ठ है, यानी संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छायावादी शैली का यहाँ प्रभाव है,
छायावादी शैली का यहाँ प्रभाव है। गीत शैली में ये लिखा गया है, इसको गा सकते हैं, गीत शैली है। इसके बाद अगर हम अलंकारों का देखेंगे तो देखिए अलंकारों को आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे अलंकार हैं इसमें। जैसे देखिए, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुसिका मनोहर। अब यहां देखिए, यहां छिटकी जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, तो यहां जो है रूपक अलंकार कर सकते हैं हम। कौन सा अलंकार कर सकते हैं? रूपक अलंकार। इसी प्रकार देखिए, शीतल लैले भी आ रहा है, समीर सहारे अनुप्रास कर सकते हैं। इसी प्रकार यहां देखिए, ये रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जो पक्षी हैं वो विदेशी जातियों के लोगों के लिए आया है। उड़ते खगोर बरसाती आंखों के बादल प्रतीक शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। हेम कुंभ देखिए, यहाँ हेम कुंभ में रूपक अलंकार है। हेम कुंभ में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। एक यहाँ देखिए, यहाँ आया है एक, ये नाच रही तरुशिखा पर, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। ऐसे ही ये ऊँगते रहते हैं तारे, यहां पर भी मानवीकरण है। मानवीकरण। ऐसे ही देखिए, ये उषा रूपी नायिका ये घड़ा डुलकाती है, यहां पर भी मानवीकरण है। और उषा पर नायिका का आरोप किया, इसलिए यहां रूपक है, यहां रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार और देख सकते हैं हम कि बिंबों और उपमानों का भी यहाँ प्रयोग किया है। बिंब अच्छे हैं, उपमान भी अच्छे हैं। नीचे तारों पर जो है जागते रहने का आरोप करने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो सकता है, कि रूपक अलंकार तो यहाँ ही है, यहाँ पर भी है, और मानवीकरण यहाँ है। और जो ये तारे जो हैं इस पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और उपमा अलंकार का भी इसमें बहुत जगह प्रयोग है। इस प्रकार हम जो इस व्याख्या के विशेष में ये बातें लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम इस पाठ संख्या 1 जयशंकर प्रसाद के प्रश्न उत्तरों पर जो है चर्चा करेंगे। प्रश्न उत्तर संबंधी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।